हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का परचम क्लासेस पे। आज की क्लास में देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं। 6 फरवरी से 12 फरवरी 2024 में जितने भी इकोनॉमिक्स और फाइनेंस की दुनिया में करंट अफेयर्स आए हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये फरवरी का अपना फर्स्ट वीक होगा। 5 फरवरी तक वैसे हम पहले कर चुके हैं और देखते हैं आज के दिन इसके अंदर क्या है। आगे बढ़े उससे पहले कुछ जानकारी आपको देनी है। और इस हफ्ते ना बहुत सारी इंपॉर्टेंट न्यूज जो है आप देखने को मिलेगी। जैसे ओईसीडी की इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट आई है, जैसे आप देखोगे ब्रांड गार्जियनशिप अवार्ड मिला है। तो क्या है ये सब चीजें, एक एक करके सारी चीजों को देखते हैं। ठीक है, आगे बढ़े उससे पहले इंपॉर्टेंट जानकारी आपको दे दें। एसएससी जनरल अवेयरनेस का 2024 का टारगेटेड बैच ऐप पर आ चुका है, आप लोग इनरोल कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अंदर क्या होगा, कंप्लीट जनरल अवेयरनेस, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी, जीके, सब कुछ रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको मिलेगा। ठीक है, और पीडीएफ्स को आप डाउनलोड कर सकते हो। लाइव प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस आपको मिलेंगे, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिस्कशन मिलेगा, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस इसके साथ मिलेगी। तो ये हमारे बैच के बारे में था। और भी कुछ आप जानना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ऐप का लिंक लीजिए, डाउनलोड कीजिए, वहां पे आपको सारी ऐप पर इसकी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, पहला अपना आज का न्यूज क्या है। ये है कि मुकेश अंबानी, देखो ये था ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स। ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स क्या होता है स्टूडेंट्स? ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स ये होता है कि जिसके अंदर मतलब गार्जियनशिप, कौन सी ब्रांड को कौन गार्जियन कर रहा है, यानी कि सीईओ कौन है। और इस इंडेक्स के अंदर ये देखा जाता है कौन सीईओ कैसा परफॉर्म कर रहा है और उस सीईओ की वजह से किसी ब्रांड की वैल्यू कितनी कम ज्यादा होती है। तो ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स जो है 2024 का लॉन्च हुआ है, जिसके अंदर मुकेश अंबानी ने भारत में टॉप किया है और पूरी दुनिया में सेकंड नंबर पे है। भारत में फर्स्ट नंबर पे है और पूरी दुनिया में सेकंड नंबर पे है ये गार्जियनशिप के अंदर। ब्रांड फाइनेंस इस इंडेक्स को रिलीज करता है। कौन रिलीज करता है? ब्रांड फाइनेंस इसको रिलीज करता है। ठीक है, वर्ल्ड के टॉप 100 सीईओ जो है, विश्व के टॉप के 100 सीईओ जो है वो, और इक्विवेलेंट ड्यूरिंग द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इन डावोस स्विट्जरलैंड इन जनवरी 2024। ये क्या कह रहे हैं, जनवरी 2024 के अंदर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डावोस के अंदर जो मीटिंग होती है वहां पे ये ब्रांड जो है, ये इंडेक्स जो है वो लॉन्च किया गया है। मुकेश अंबानी पूरी दुनिया में सेकंड रैंक पे है और इंडिया में फर्स्ट रैंक पे है। और ऐसा लगातार 2 बार हुआ है। 2023 में भी मुकेश अंबानी सेकंड नंबर पे थे ग्लोबली और 2024 में भी ये सेकंड नंबर पे हैं ग्लोबली। नटराजन चंद्रशेखर जो है वो ग्लोबली फिफ्थ रैंक पे है। ग्लोबली कितने रैंक पे हैं नटराजन? ये ग्लोबली फिफ्थ रैंक पे हैं, ये भी इंडिया के हैं। ठीक है, और अनीश शाह है। पूरी लिस्ट जो है वो हम अभी देख लेते हैं। ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024 की अगर बात करते हैं तो ये क्या बता रहा है, इसके अंदर एक और बहुत अच्छी चीज हुई है जो आज से पहले नहीं हुई थी। ये क्या बताता है कि जो सीईओ है उसके कारण ब्रांड की वैल्यू कितनी बढ़ रही है। जो सीईओ है उसके कारण ब्रांड की वैल्यू कितनी बढ़ रही है, यानी कि लीडरशिप कितना ब्रांड को इंप्रूव कर रहा है। तो ये देखा गया कि जो टॉप के 100 सीईओ है, क्योंकि वो टॉप मोस्ट 100 सीईओ है, तो उनकी जो ब्रांड की वैल्यू है वो 10% ग्रो कर रही है। यानी जितना अच्छा सीईओ उतना ज्यादा ब्रांड वैल्यू जो है वो ग्रो कर रही है। ठीक है, और टॉप के 10 सीईओ का जो ब्रांड है वो पूरे साल में अगर एवरेज निकाले तो 40% से ग्रो किया है। कितने से? 40% से ग्रो किया है। तो ये लिस्ट आ गई है पूरी पूरी दुनिया में फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है। पूरी दुनिया में फर्स्ट है टेंसेंट कंपनी के सीईओ ह्यूटैंग मा। ठीक है, चाइना के हैं ये, इनका स्कोर 81.6 रहा। इंडिया में 80.3 मुकेश अंबानी रिलायंस ग्रुप के सीईओ भारत से है। देन यूनाइटेड स्टेट्स एनवीडिया जेंसन ह्यूएंग जो है वो 79.9 मार्क्स मिले हैं उनको ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स स्कोर के अंदर। बाकी आप देख सकते हो फिर से फोर्थ नंबर पे टिम कुक जो है यूनाइटेड स्टेट्स के। देन फिफ्थ नंबर पे इंडिया के नटराजन चंद्रशेखर टाटा सन्स के सीईओ है। ठीक है, फिर ये क्या कहता है, टॉप रैंक्ड इंडियंस इन 2024 बीजीआई। ये कह रहा है ग्लोबल रैंकिंग, ये ग्लोबल रैंकिंग थी, ये इंडियन रैंकिंग है। इंडियन रैंकिंग में सबसे ऊपर मुकेश अंबानी फर्स्ट रैंक पे आप देख रहे हो। ठीक है, नटराजन चंद्रशेखर इंडिया में सेकंड,
ग्लोबली 5th। अनीश शाह इंडिया में 3rd, ग्लोबली 6th नंबर पे है। सलील पारेख इंडिया में 4th है, ग्लोबली 16th रैंक है। शशि जगदीशन इंडिया में 5th है, ग्लोबली 22 रैंक पे है। देख लोगे इनकी कौन कौन सी कंपनी है। अनीश शाह महिंद्रा ग्रुप में है। सलील पारेख जो है इन्फोसिस आईटी सर्विसेज के सीईओ है। शशि जगदीशन एचडीएफसी बैंक बैंकिंग के सीईओ है। तो ये इंडिया के और ग्लोबल लेवल पे हमने बात की। अब इस इंडेक्स के हाइलाइट्स की बात करते हैं। ब्रिटिश इंडियन जो है लीना नायर, ये ग्लोबल सीईओ है लग्जरी ब्रांड चैनल की, जो फ्रांस से बिलोंग करती है। टॉप फीमेल सीईओ के अंदर आई है। दुनिया की टॉप फीमेल सीईओ के अंदर कौन आई है? ब्रिटिश इंडियन लीना नायर। मुकेश अंबानी सिक्योर्ड द टॉप स्पॉट इन डाइवर्सिफाइड कॉन्ग्लोमेरेट्स कैटेगरी। अलग अलग कैटेगरीज बनाई हुई है, तो डाइवर्सिफाइड के अंदर मुकेश अंबानी पूरी दुनिया में फर्स्ट रैंक पे है। अलग अलग कैटेगरीज, ओवरऑल सेकंड रैंक है, लेकिन इस कैटेगरी के अंदर फर्स्ट रैंक पे है। लगातार तीसरी बार ब्रांड फाइनेंस ने इन्फोसिस का जो पोजीशन है वो वर्ल्ड्स टॉप 3 मोस्ट वैल्यूएबल आईटी सर्विसेज ब्रांड के अंदर रखा है। ठीक है, और जो एनवीडिया है वो फर्स्ट रैंक पे है, ये तो हमने देखा ही है अभी टेबल के अंदर। एक बैलेंस्ड सा स्कोर कार्ड भी यहाँ पे सीईओ की रेपुटेशन बता रहा है, जितना उनको स्कोर मिला उस हिसाब से। और इस इंडेक्स की अगर बात करें, ये कॉम्प्रिहेंसिवली स्टडी करता है सभी सीईओ की, एक कॉम्प्रिहेंसिवली स्टडी करता है। ये किस किस के अंदर उनकी अचीवमेंट्स को हाईलाइट करता है। टेक्नोलॉजी एडॉप्शन कितना है, सस्टेनेबिलिटी एफर्ट्स कितने हैं, कमर्शियल लीडरशिप कितना है, स्ट्रेटेजिक लॉन्ग टर्म विजन उनका कैसा है। इन सब सेक्टर्स के अंदर देखा जाता है कि सीईओ परफॉर्म कैसा कर रहे हैं। ब्रांड फाइनेंस के चेयरमैन और सीईओ हैं डेविड हैग। ठीक है, हेडक्वार्टर लंदन यूके के अंदर है और 1996 में इसको फाउंड किया था, जिसने इस इंडेक्स को बनाया है। अगला जो न्यूज है वो क्या है? एग्जिम बैंक रिसीव्ड ₹9,000 करोड़ फ्रॉम एमईए आफ्टर इन्वोकिंग जीओआई यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गारंटी। देखो एग्जिम बैंक ने क्या किया हुआ था, साउथ अफ्रीका को, नेपाल को, बांग्लादेश को, भूटान को बहुत सारा लाइन ऑफ क्रेडिट दिया हुआ था। लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है? धीरे धीरे करके लोन देना, एक बार में बल्क में नहीं, थोड़ा थोड़ा करके लोन देना। तो एग्जिम बैंक ने, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया ने, जो क्रॉस बॉर्डर ट्रेड को प्रमोट करता है, उसने इनको लोन दिया हुआ था। लेकिन पिछले साल ही इस लोन को डाउटफुल घोषित कर दिया था, क्योंकि ये लोन वापस ही नहीं आ रहा था और हाई एनपीए हो गया था। अब इस साल क्या हुआ है, भारत सरकार ने ये कहा है कि इसकी गारंटी हम लेते हैं और ये जो लोन है ये हम कैसे मंगवाएंगे वो हम देख लेंगे। एग्जिम बैंक को अप्रोक्सीमेटली 9,000 करोड़ रुपीस जो है वो दे दिए हैं। तो ये बात ये न्यूज के अंदर बताई हुई है। ठीक है, 2023-24 में इस सारे पैसे को डाउटफुल डेट की कैटेगरी में डाल दिया था। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की एक डिपार्टमेंट है, उन्होंने फॉरेन कंट्रीज को लाइन ऑफ क्रेडिट दिया था, क्योंकि भारत में एक स्कीम चल रही थी, इंडियन डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक असिस्टेंस स्कीम। इस स्कीम के अंतर्गत जो है इनको लोन दे दिया था। इन कंट्रीज के अंदर एशिया एक्सक्लूडिंग बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, ठीक है, अफ्रीका, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, लैटिन अमेरिकन रीजन, ये सब आते हैं। 2003-4 से ही एग्जिम बैंक जो है इनको सपोर्ट करता है। की पॉइंट्स की बात करें, एग्जिम बैंक ने अब जितने ही अफ्रीकन कंट्रीज को पैसा दिया था वो सब नॉन परफॉर्मिंग एसेट में आ गया था। ठीक है, अब लेकिन गवर्नमेंट ने उसकी गारंटी ले ली है। एडिशनल फंड भी दिया है, 9,000 के अलावा और फंड कितना दिया है? 4,383 करोड़ रुपए भी पोटेंशियल फ्यूचर गारंटी के लिए दिया है। और कंटिजेंसी फंड से भी पैसा दिया है, लगभग 4,655 करोड़ रुपए का पैसा एग्जिम बैंक को कंटिजेंसी फंड से भी दिया है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया के एमडी हैं हर्षा बांगारी और हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। ये 1982 में एस्टैब्लिश हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। ये कहता है जो क्रिसिल है, जो एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, जो एक क्रेडिट रेटिंग कंपनी है जिसका नाम है क्रिसिल, तो इसने रिपोर्ट निकाली है इंडियन इकोनॉमी टू ग्रो एट 6.7% बिटवीन फिस्कल 2024 टू 2031। 7 ईयर का हमारा जीडीपी फोरकास्टिंग, हमारी ग्रोथ फोरकास्टिंग क्रिसिल ने की है और 6.7% बताई है। ठीक है, क्रिसिल क्या थी? जिसको पहले क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड कहते थे। इसकी एक रिपोर्ट आई जिसका टाइटल है इंडियन इकोनॉमी कैपिटल एज ग्रोथ ड्राइवर। द इंडियन इकोनॉमी इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट एन
एवरेज रेट, ये क्या कह रहा है, कह रहा है इन 7 सालों में भारत का जो ग्रोथ रहेगा उसका एवरेज 6.7% पर ईयर रहेगा। ठीक है, ये प्री पैंडेमिक डिकेडल एवरेज जो थी वो 6.6% थी। जब पैंडेमिक नहीं आया था उससे पहले भारत का ग्रोथ 6.6% था। ये कह रहा है अब जो है 6.7% हो जाएगा, मतलब भारत पहले से बेटर हो जाएगा। कैपिटल वाज आइडेंटिफाइड एज द की कंट्रीब्यूटर, अपने यहाँ पे जो कैपिटल है उसमें सबसे ज्यादा वो सबसे ज्यादा योगदान इस ग्रोथ को पाने में ला रहा है। ठीक है, 3% ग्रोथ हमने 2023 में किया है। क्रिसिल ने ये कहा है कि हम सारे साइक्लिक फैक्टर्स को इंक्लूड करते हुए एवरेज मान के चलें तो लगभग 6.4% के आसपास हम रहेंगे। ठीक है, और इन 2024 ग्लोबल इकोनॉमी इज एक्सपेक्टेड टू डिक्सेलरेट, क्या कह रहा है, 2024 में शायद पूरे विश्व की इकोनॉमी जो है वो नीचे चली जाएगी। आरबीआई ने डोमेस्टिक डिमांड जो है वो दिखाई है कि इंडिया के अंदर डोमेस्टिक डिमांड है, भारत की डिमांड है, जिसके चलते अपना ग्रोथ जो है वो ठीक ठाक रहेगा। ठीक है, इंडिया का इन्फ्लेशन लेवल 5.7% दिसंबर 2023 में था, और ये वेजिटेबल प्राइसेस और फूड ग्रेन्स की वजह से काफी ज्यादा वॉलेटाइल था, क्योंकि फूड प्राइस है या फूड ग्रेन्स है, वेजिटेबल प्राइस है, बहुत वॉलेटाइल होते हैं, कभी कम कभी ज्यादा, बहुत ही कम समय में। आरबीआई जो है 4% इन्फ्लेशन टारगेट के अंदर, ये अभी 5.7% है, इसको 4% में लाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अपने को 2% से 6% के बीच में रहना है। ठीक है, तो इसको लगभग 4 के आसपास लाने की कोशिश की जा रही है। भारत में ओवरऑल डिमांड जो है वो ठीक चल रही है। भारत सरकार के बहुत सारे इनिशिएटिव्स के कारण भी ये अचीवमेंट हम प्राप्त कर सके हैं। गवर्नमेंट्स का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज हुआ है, भारत ने कैपिटल एक्सपेंडिचर पहले से ज्यादा किया है। स्टेट्स को इंटरेस्ट फ्री लोन इस बजट में भी अनाउंस किया है, स्टेट को इंटरेस्ट फ्री लोन देंगे जिससे कैपिटल ग्रोथ और होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग पे ज्यादा फोकस किया जाएगा। और पूरे विश्व की बात करें तो एक्सपेक्टेड रेट कट बाय द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, फेडरल रिजर्व रेजेस अनसर्टेनिटीज, क्या कह रहा है, जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का फेडरल रिजर्व है उसने एक्सपेक्टेड रेट कट कर दिया, मतलब कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो काफी कम कर दिया, जिसके चलते ये अनसर्टेनिटीज ग्लोबली लेवल पे आ रही है। यूएस लेबर मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन चैलेंज भी खड़ा हो गया है, जिसके चलते भी ग्लोबल लेवल पे बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटीज है। तो ये सारी न्यूज थी इसके बारे में। अभी नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं। फेडरल बैंक लॉन्चेस रुपे नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड वॉलेट डेबिट कार्ड। देखो फेडरल बैंक ने क्या किया है, एनसीएमसी यानी नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड। नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड क्या है मैं आपको बता दूं। अब अपने को जगह जगह कहीं मेट्रो कार्ड, कहीं बस का पास, कहीं ट्रेन का पास ऐसे रखना पड़ता है, अपना पर्स हो जाता है इतना मोटा। तो अब क्या किया भारत सरकार ने, कॉमन कार्ड बना दिया जिसको नाम दे दिया नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, जो ऑलमोस्ट सभी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के अंदर आपकी टिकट कटवाने के काम आएगा। मतलब कि उस कार्ड से ही आपकी टिकट्स, आपके फेयर प्राइसेस डिडक्ट हो जाएंगे, और जितने भी वीटा बूथ हैं उनको भी, जैसे दूध के बूथ हैं, छोटी छोटी रेलवे स्टेशन पे दुकानें हैं, उससे भी उनको लिंक करने की बातें हो रही है। तो क्या कहा जा रहा है, फेडरल बैंक ने नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड को लॉन्च किया है और इसको डेबिट कार्ड के साथ जो है वो अटैच कर दिया है, यानी रुपे डेबिट कार्ड होल्डर जो है और नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, इन दोनों को जोड़ देंगे। अब मान लीजिए आपने बस से ट्रेवल किया, सरकारी बस से ट्रेवल किया, तो आपको पेमेंट करना है, तो आपके रुपे डेबिट कार्ड से वो पेमेंट ऑटोमेटिक डिडक्ट हो जाएगा। मेट्रो स्टेशन पे, बसेस पे, इस तरीके से ये काम होगा। अप्रैल 2022 के बाद ही ये कार्ड्स इशू हो गए थे, लेकिन कुछ ही जगह पे इशू हुए थे। ठीक है, ये कॉन्टेक्टलेस फीचर वाले कार्ड है, आपको टैप नहीं करने हैं। ठीक है, की पॉइंट्स क्या है इसके अंदर, ये डुअल इंटरफेस कार्ड है, ऑनलाइन कॉन्टेक्ट भी काम करेगा, कॉन्टेक्टलेस भी काम करेगा, वाईफाई के थ्रू भी काम करेगा, विदाउट वाईफाई 3 कॉन्टेक्ट के थ्रू भी काम करेगा। ठीक है, दोनों तरीके से काम करेगा। रेगुलर रुपे डेबिट कार्ड विदाउट कॉन्टेक्टलेस फीचर डोंट सपोर्ट एनसीएमसी। ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि विदाउट कॉन्टेक्टलेस फीचर जो है ना वो आपका एनसीएमसी में काम नहीं करेगा। वैसे तो करेगा, डेबिट कार्ड की तरह आप यूज कर रहे हो तो कॉन्टेक्टलेस करो, बिना कॉन्टेक्टलेस करो, वो आपकी मर्जी है। लेकिन अगर रुपे से, एनसीएमसी से अटैच कर रहे हो तो आपको कॉन्टेक्ट ही करना पड़ेगा। ठीक है, उसको टच ही करना पड़ेगा। ऐसे एनसीएमसी रुपे डेबिट कार्ड अलाउ स्टोरिंग मनी फॉर कॉन्टेक्टलेस वॉलेट पेमेंट। आप इस वॉलेट के अंदर अपने कुछ पैसे स्टोर भी कर सकते हो, जैसे आप पेटीएम पे वॉलेट बनाते थे। ठीक है, एनसीएमसी सपोर्ट स्टोर्ड वैल्यू पेमेंट। क्या कहता है, करंटली अप टू 2000 रुपए तक आप इसके वॉलेट में डाल सकते हो,
और ऑफलाइन ट्रांजैक्शंस भी पॉसिबल होंगी आने वाले समय में। ऑटोमेटिक फेयर कलेक्टर डिडक्ट्स फेयर फ्रॉम ऑफलाइन वॉलेट, जो आपके वॉलेट में पैसा है वो जो ऑटोमेटिक फेयर कैलकुलेटर है वो कैलकुलेट करके उतना अमाउंट डिडक्ट कर देगा। अपर लिमिट जो है वो है 200 रुपए, ठीक है, ये चेंज होती रहेगी। अपर लिमिट 200, एक बार ऑफलाइन पेमेंट के लिए 200 रुपए अपर लिमिट रखी है, कितना कामयाब होता है उस हिसाब से इसको बदलते रहेंगे। फेडरल बैंक के एमडी सीईओ है श्याम श्रीनिवासन, टैगलाइन है यू आर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर, हेडक्वार्टर है अलुवा कोची केरला के अंदर, और इस्टेब्लिशमेंट हुआ इसका 1931 में, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज क्या है, आरईसी ने बेस्ट ग्रीन बॉन्ड अवार्ड जीता है एट द एसेट ट्रिपल अवार्ड फॉर सस्टेनेबल फाइनेंस 2024। देखो आरईसी क्या है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, गुरुग्राम बेस्ड है, ठीक है। इसने क्या किया 2023 के अंदर लगभग कितने 750 मिलियन यूएस डॉलर के ग्रीन बॉन्ड जो है वो जारी किए हैं। ग्रीन बॉन्ड कौन से बॉन्ड, ऐसे बॉन्ड्स जिनमें जो पैसा इकट्ठा होगा वो इको फ्रेंडली पर्पस के लिए यूज होगा, ठीक है। तो इसने बहुत बढ़िया काम किया है और ये इंडिया की पहली ऐसी कंपनी है जो यूएस डॉलर डिनोमिनेशन में ये ग्रीन बॉन्ड्स जारी कर रहे हैं, जिसके चलते इसको ये बेस्ट अवार्ड मिला है, ठीक है। आरईसी लिमिटेड है क्या, ये एक महारत्ना सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर, और आरबीआई के साथ ही एज अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी की तरह रजिस्टर्ड है, ठीक है। एसेट ट्रिपल अवार्ड जो है इसको प्रेजेंट कौन करता है, द एसेट पब्लिशिंग एंड रिसर्च लिमिटेड, जो ये कहता है कि रिस्पेक्टिव इंडस्ट्री के अंदर आप जो भी बढ़िया काम कर रहे हैं उनको ये अवार्ड मिलेगा। तो ग्रीन इकोनॉमी के अंदर इसने बहुत अच्छा काम किया है आरईसी ने। अब देखो यूएन का जो रेगुलर बजट आता है, तो 2024 का रेगुलर बजट आया। हर देश देखो क्या करता है, यूएन 30 दिन का जिस दिन से जारी करता है, भाई हम अपना रेगुलर बजट बना रहे हैं, जिसको जितना पैसा देना है दे दो, ठीक है। तो 30 दिन के अंदर अंदर जो भी पैसा दे देता है वही रेगुलर बजट में इंक्लूड होता है। तो 31 जनवरी 2024 को भारत ने 32.895 मिलियन यूएस डॉलर जो है, इतना अमाउंट लगभग 273 करोड़ रुपीस जो है, ये यूएन रेगुलर बजट के अंदर हमने मतलब कि दिया है, ठीक है। और हम ऑनर रोल ऑफ द यूएन फॉर 2024 के अंदर नवाजे गए हैं, ठीक है। ऑनर रोल क्या है, ऑनर रोल उन सभी देशों की लिस्ट है जो जैसे ही ये डॉक्यूमेंट, जैसे ही ये सर्कुलेट होता है, ये बातें सर्कुलेट होती हैं कि रेगुलर बजट आ रहा है और आप इसमें डोनेट करो, उसके 30 दिन के अंदर अंदर जो भी देश पैसा दे रहा है उसको ओनर रोल मिलता है। तो भारत को भी ओनर रोल 2024 की लिस्ट में रखा गया है। 5 फरवरी 2024 तक लगभग 43 मेंबर स्टेट्स ने ये पैसा दे दिया था, ठीक है। पिछले साल भारत ने इतना अमाउंट दिया था, इतना यूएस डॉलर दिया था, ठीक है, और इस साल उससे भी ज्यादा दिया है। यूएन रेगुलर बजट जो है वो किस किस के काम आता है, पॉलिटिकल अफेयर्स के लिए, इंटरनेशनल जस्टिस एंड लॉ के लिए, रीजनल कॉपरेशन फॉर डेवलपमेंट के लिए, ह्यूमन राइट्स एंड ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स के लिए, और पब्लिक इंफॉर्मेशन के लिए। दिसंबर 2023 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने भी अप्रूवल दे दिया था इस रेगुलर बजट को, ठीक है। दिस इज अबाउट यूएसडी 300 मिलियन मोर देन द यूएसडी 3.3 बिलियन बजट प्रपोज्ड बाय यूएन सेक्रेटरी जनरल। अक्टूबर 2023 के अंदर ये बजट बताया जा रहा है कि यूएन का कितना बजट था, ठीक है, कितना बजट था, ये चीज याद ना भी करोगे तो चलेगा। पीस बिल्डिंग फंड अलग से रखा जाता है, जो भी ये बजट होता है उसमें से 50 मिलियन एडिशनल फंडिंग पीस बिल्डिंग फंड का नाम से अलग रखते हैं, जिसके अंदर ह्यूमन राइट्स के वायलेशन को लेके कुछ करना है, ह्यूमन राइट्स काउंसिल को कुछ करना है, पीस बिल्डिंग अकाउंट मेंटेन करना है, उसके लिए ये पैसा जो है वो यूज होता है, ठीक है। 1 जनवरी 2025 से ये क्या कह रहा है, एडिशनली अप्रूव्ड यूएसडी 50 मिलियन ऑफ असेस्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस पर एनम इज टू फंड द अकाउंट। कह रहा है 1 जनवरी 2025 से एडिशनल 50 मिलियन यूएस डॉलर इस पीस बिल्डिंग फंड में रखा जाएगा, ठीक है। यूएन जो है एक डिस्टिंक्ट बजट पीस कीपिंग ऑपरेशंस के लिए मेंटेन करके रखता है, जिसका फिस्कल साइकिल 1 जुलाई से 30 जून तक है। ये याद रखोगे, यूएन का फिस्कल साइकिल 1 जुलाई से 30 जून तक है, ठीक है। ये कैलेंडर ईयर के साथ ही चलता रहता है। यूनाइटेड नेशंस की बात करें तो जनरल सेक्रेटरी है यहाँ पे एंटोनियो गुटरस, हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क के अंदर, और ये 1945 में स्टैब्लिश हुआ था। तो ये बजट आया है यूएन का। अगली न्यूज है, एसबीआई ने फ्लाई वायर के साथ टाई अप किया है टू फोस्टर पेमेंट्स ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स अब्रोड। ये फ्लाई वायर क्या है, फ्लाई वायर जो है यूएस से बेस्ड एक ग्लोबल पेमेंट की कंपनी है।
ग्लोबल पेमेंट की कंपनी है। अब इंडिया के जितने भी स्टूडेंट्स फॉरेन में पढ़ रहे हैं और उनको एजुकेशनल पर्पस के लिए कुछ फीस वगैरह देनी है, तो वो ऑनलाइन माध्यम से रूपी में ही वो पेमेंट जो है वो कर सकेंगे। फैसिलिटी जो है सिर्फ उन्हीं को मिलेगी जो लोकल करेंसी अकाउंट होल्डर है एसबीआई के भारत में। जिन भी स्टूडेंट्स का भारत में लोकल करेंसी में यानी रूपी में अकाउंट है एसबीआई में, उन्हीं को ही ये सुविधा मिलेगी। फ्लायर वायर के साथ एसबीआई का ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। इंडियन स्टूडेंट जो है वो अब अपनी एजुकेशन फीस हायर एजुकेशन के लिए दे सकेंगे ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर इंडियन रूपी में ऑनलाइन माध्यम से एसबीआई अकाउंट से डायरेक्टली। यूनिवर्सिटी कॉलेज की जो आपको पेमेंट करनी है फॉरेन में, आप लोकल करेंसी में वो भी कर सकेंगे और ट्रांसपेरेंट पूरी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री आपके पास होगी। ठीक है। लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के अंडर भी हमने ये कहा था कि भारत का कोई भी स्टूडेंट अगर रेमिटेंस भेजना चाहता है तो यूएस डॉलर ये 2,50,000 पर फाइनेंशियल ईयर इतना रेमिटेंस इंडिया में आ सकता है बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, तो ये नई चीज भारत के अंदर आ गई है। फ्लाई वायर डायरेक्टली इंटीग्रेट्स विद एसबीआई प्लेटफॉर्म। देखो होगा क्या, जो ये फ्लाई वायर है यूएस से बेस्ड ग्लोबल पेमेंट का जो एप्लीकेशन है, ये डायरेक्टली एसबीआई प्लेटफॉर्म से इंटीग्रेट कर गया है। इससे एक फुली डिजिटल चेकआउट एक्सपीरियंस जो है वो ट्रांजैक्शंस को मिल जाएगा। फ्लाई वायर आइडेंटिफाइज द सोर्स ऑफ पेमेंट, सोर्स ऑफ पेमेंट को आइडेंटिफाई करेगा और ऑटोमेटिकली हर पेमेंट्स पे स्टूडेंट्स के पास रिकॉर्ड भेजता रहेगा। ठीक है, आप इनको एसबीआई इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप सारी ट्रांजैक्शंस को ट्रैक कर सकते हो। एडिशनल इन्फो की बात करें, इंडियंस स्टूडेंट जो हैं जो यूएसए, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया के अंदर जा रहे हैं हायर एजुकेशन के लिए, उनके लिए काफी फायदेमंद है। अकॉर्डिंग टू ओपन डोर्स 2023 रिपोर्ट, ये एक रिपोर्ट आई थी, ऐसा कहा गया है इंटरनेशनल एजुकेशनल एक्सचेंज अ ह्यूज नंबर ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स वेंट टू द यूएसए। क्या कहता है कि एजुकेशन पर्पस के लिए भारत के बहुत सारे स्टूडेंट्स अमेरिका जाते हैं, जिससे पिछले साल से मतलब 21-22 में जितने स्टूडेंट्स थे उनसे 35% ज्यादा स्टूडेंट 22-23 में गए हैं। तो अब उनको कोई पेमेंट करने में दिक्कत नहीं होगी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन है दिनेश कुमार खारा। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है, 1955 में स्टैब्लिश हुआ और इसकी टैगलाइन है द बैंकर टू एवरी इंडियन। नेक्स्ट न्यूज है जोहो, जस्टपे एंड डीसेंट्रो। ये आरबीआई का पेमेंट एग्रीगेटर बिजनेस बनने के लिए अप्रूवल इनको मिल गया। ठीक है, आरबीआई ने फाइनल अप्रूवल दे दिया है जस्टपे टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड को और डीसेंट्रो को, यानी कि फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड को, जिसको डेस्फिन या डेकफिन आप कह सकते हो, और एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर कंपनी है जोहो पेमेंट टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। इन तीनों को पेमेंट एग्रीगेटर का सर्टिफिकेट जो है वो दे दिया है अंडर सेक्शन 7 पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। ठीक है, जोहो क्या है, ये चेन्नई बेस्ड पेमेंट टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड है। ठीक है, ये इन प्रिंसिपल ऑथराइजेशन आरबीआई से फरवरी 2023 में ले चुका है। जस्पे क्या है, बेंगलुरु बेस्ड एक टेक्नोलॉजी कंपनी है जो यूपीआई के माध्यम से सारा काम करेगा। डेस्फिन भी बेंगलुरु बेस्ड है। ठीक है, ये नियो बैंकिंग की, डिजिटल मार्केट प्लेस की, इस तरीके की फैसिलिटीज देगा। ये एंटिटीज क्या करेंगे, ये पेमेंट रेगुलेटर और पेमेंट गेटवे के थ्रू काम करेंगे और एक सर्टिफिकेट ऑफ ऑथराइजेशन भी आरबीआई से इनको मिला है। सर्टिफिकेट ऑफ ऑथराइजेशन के हमको अथॉरिटी मिल गई है कि हम अब एक पेमेंट एग्रीगेटर की तरह काम कर सकते हैं। अगली न्यूज है ओईसीडी की इकोनॉमिक आउटलुक रेज्ड इंडियाज जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट फॉर फाइनेंशियल ईयर 25 to 6.2%। क्या कह रहा है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट ओईसीडी, इसकी रिपोर्ट आई है इकोनॉमिक आउटलुक, जिसका टाइटल है स्ट्रेंथनिंग द फाउंडेशन ऑफ फॉर ग्रोथ। ये टाइटल है 2024 का। टाइटल क्या है याद रखोगे, इसने ये कहा है कि भारत का जीडीपी जो है 24-25 के लिए 6.2% और 23 में जो 6.1% था वो बढ़ के 6.2% हो जाएगा। ठीक है, रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं। इट इज प्रिपेयर्ड बाय ओईसीडी इकोनॉमिक डिपार्टमेंट। 2 साल के लिए आता है ये, 2 साल के आगे की बातें करते हैं। 2 साल का रिव्यू करके रिपोर्ट बनाएंगे और फिर आने वाले 2 सालों के लिए ही यहाँ पे फोरकास्टिंग करते हैं। ठीक है, फॉर द नेक्स्ट 2 years ये काम करता है। इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू इंप्रूव ऑन द इन्फ्लेशन फ्रंट। ऐसा कहा गया है कि भारत जो है इन्फ्लेशन फ्रंट पे काफी इंप्रूव करेगा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट भी बूस्ट होगा भारत के अंदर। इंडिया एंड इंडोनेशिया आर पोइज्ड फॉर स्टेडी एक्सपेंशन ओवर द नेक्स्ट 2 years। अगले 2 साल में भारत और इंडोनेशिया दोनों के संबंध अच्छे होंगे और इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। एडिशनल इंफॉर्मेशन,
इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन जो है वो आर एक्सपेक्टेड टू रिमेन हायर देन द एडवांस्ड इकोनॉमी। जितनी भी एडवांस्ड इकोनॉमी है उनसे ज्यादा इन्फ्लेशन रहने की ऐसी यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस लगाई थी, क्योंकि एनर्जी और फूड प्राइसेस साइकिल जो है वो ड्राइवर्स होते हैं इन्फ्लेशन के, और भारत में एनर्जी और फूड के प्राइसेस बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हैं और बहुत बढ़ गए थे, जिसके चलते इन्फ्लेशन थोड़ा सा भारत में ज्यादा हो गया था। लाइक ब्राजील, इंडिया, इंडोनेशिया, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका, इन्फ्लेशन जो है वो अब सेंट्रल बैंक टारगेट की तरफ जाता है और एंड ऑफ 2025 में सेंट्रल बैंक इनको सबको कंट्रोल कर लेगा, ऐसा इनको लगता है। इकोनॉमिक आउटलुक ग्लोबल रिपोर्ट की बात करते हैं, ठीक है। द आउटलुक प्रोजेक्ट्स ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ, पूरे दुनिया की जीडीपी ग्रोथ 2.9% 2024 में, 2025 में 3%, ठीक है, ऐसा कहा है। और नवंबर 2023 के आंकड़े भी यहाँ पे दिए हुए हैं। हेडलाइन इन्फ्लेशन G20 कंट्रीज के अंदर 6.6% रहने की उम्मीद है, ऐसा इनको लगता है। नेक्स्ट न्यूज है, यूनियन एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री ने सारथी पोर्टल लॉन्च किया है फॉर इंश्योरेंस प्रोडक्ट एंड कृषि रक्षक हेल्पलाइन। देखो, जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, अब किसानों को बड़ी दिक्कत होती है इंश्योरेंस खरीदने में, या उनको पता नहीं कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं इन इंश्योरेंस के, तो अब एक ऑनलाइन पोर्टल बना दिया सारथी नाम का, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर जो है वो एग्रीकल्चर और रूरल सिक्योरिटी सैंडबॉक्स लॉन्च करेंगे सारथी नाम का पोर्टल पे, ठीक है। ये क्या बताएगा, इट ऑल्सो लॉन्च्ड एक और पोर्टल लॉन्च किया है, कृषि रक्षक पोर्टल। एक पोर्टल है सारथी, एक है कृषि रक्षक पोर्टल। दोनों में क्या है एक बार देख लेते हैं। देखो, सारथी क्या है, इट वाज लॉन्च्ड इन कोलैबोरेशन विद यूएनडीपी। सारथी को यूएनडीपी के साथ मिलके लॉन्च किया है। इसमें क्या होगा, ये इंश्योरेंस प्रोसेस को सिंप्लीफाई कर देगा, ठीक है, डिजिटाइज्ड, यानी कि ऑनलाइन माध्यम से ही उनका इंश्योरेंस प्रोसेस हो जाएगा। ये सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म है, आपको परचेज करना है इंश्योरेंस, आपको कुछ प्रोडक्ट्स अवेल करने हैं, कुछ भी करना है घर बैठे सारथी प्लेटफॉर्म से हो जाएगा। प्लेटफॉर्म काफी यूजर फ्रेंडली है, एफर्टलेस इनिशिएशन आप ले सकते हो, रिजोल्यूशंस आपके यहीं पे हो जाएंगे हर तरीके की प्रॉब्लम के। एंड्रॉयड ऐप पे ये काम करेगा और ऐप का नाम है AIDE। इसको प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड कर लेना है और वहां पे सारथी पोर्टल जो है वो चलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो कृषि रक्षक पोर्टल है वो क्या है, दिस विल ब्रिज द गैप बिटवीन जो इंश्योर्ड फार्मर है और जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनके बीच में गैप को पूरा करने के लिए कृषि रक्षक पोर्टल बनाया है। ये कॉमन सर्विस सेंटर की तरह काम करेगा। किसी भी किसान भाई को अगर दिक्कत है किसी प्रकार की, तो यहाँ पे जाके वो अपनी प्रॉब्लम्स को सोल्व करवा सकता है। ये एक मीडिएटर है, उस तरफ इंश्योरेंस कंपनी है, इस तरफ किसान है, ठीक है। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम भी इसके अंदर आया है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन ने किसानों को फर्दर टेक्नोलॉजी की लर्निंग के लिए ये वाला एक और प्लेटफॉर्म जो है वो तैयार कर दिया है। दोनों में ही उनको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 18 फरवरी 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मध्य प्रदेश से इसको लॉन्च किया था। इसका मकसद क्या है, जो सस्टेनेबल प्रोडक्शन है, यानी कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को सस्टेनेबल बनाना। पोस्ट हार्वेस्टिंग कोई लॉस हो जाता है, प्री हार्वेस्टिंग कोई लॉस हो जाता है, कुछ कीड़ा लग गया या कोई वायरस ने खराब कर दिया या ओले वगैरह गिर गए, तो आपकी फसलों का इंश्योरेंस कर दिया जाता है, जिससे किसानों की कमाई जो है वो सिक्योर बनी रहती है। अब एक और इम्पॉर्टेंट जानकारी, कोई भी स्टूडेंट जो इकोनॉमी और पॉलिटी पढ़ना चाहता है मुझसे बिल्कुल जीरो से, जिसने कभी नहीं पढ़े ये दोनों सब्जेक्ट और बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना चाहते हो, आप मेरे कोर्स में इनरोल कर सकते हो। सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। लिंक दिए हुए हैं अलग अलग कोर्सेज के, आप लोग जा सकते हैं और सारी जानकारी ले सकते हैं। दोनों बैचेस रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको मिलेंगे। तो आज ये न्यूज थी। नेक्स्ट न्यूज क्या है, OECD स्टैंड्स फॉर, मतलब ये क्वेश्चन है आपका जो कमेंट सेक्शन में आप बताओगे। OECD स्टैंड्स फॉर, इसका पूरा नाम क्या है, ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर क्या है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये दोनों बातें आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं और उम्मीद करती हूँ दोनों के आंसर आप आसानी से दे देंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।